तो अब जो हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने जैसे लास्ट चैप्टर में देखा था, ये एक कांटेक्ट फोर्स है और हम फोर्स वाले चैप्टर में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा डीपली समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन है क्या, तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन जो है वो अपोजिंग फोर्स है, मतलब जो भी हमारा मोशन हो रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स उस मोशन को अपोज करेगा, मतलब उसको रोकने की कोशिश करेगा। मान लीजिए एक कार जा रही है और उसने ब्रेक अप्लाई करे तो वो थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है, तो वहाँ पर जो है वो रोड और कार के टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वजह से कार रुक रही है। और जब तक हमारा इंजन चालू था तब तक हम एनर्जी दे रहे थे, कार चलती जा रही थी, लेकिन जैसे ही हमने इंजन बंद करा फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आया, उसने कार को रोक दिया। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? इट इज अपोजिंग फोर्स। तो ये एक आपको वर्ड याद रखना है कि फ्रिक्शन के लिए हम अपोजिंग फोर्स यूज करते हैं, सिंपल फोर्स नहीं, अपोजिंग फोर्स जो रिलेटिव मोशन किसी भी दो चीज़ों के बीच को अपोज करेगा। सम कॉमन क्वेश्चंस हमारे दिमाग में उठते हैं जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस उठते हैं जैसे कि वाई बॉल स्टॉप्स ऑन ग्राउंड ऑन मूविंग आफ्टर सम टाइम, मतलब चलती हुई बॉल ग्राउंड पे खुद से कैसे रुक जाती है। वाई वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना, जब हम केले के छिलके पर पैर रख देते हैं तो हम फिसल क्यों जाते हैं, वहीं अगर केले का छिलका नहीं होता और हमने ज़मीन पर पैर रखा होता तो हम सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन बाय मिस्टेक अगर पैर के नीचे छिलका आ जाता है तो हम स्लिप कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। थर्ड वन इज बुक ऑन टेबल, आपकी टेबल पर बुक रखी है और आपने उसको थोड़ा सा पुश करा तो वो बुक आगे जाएगी और जैसे ही आप अपना हाथ हटाएंगे वो बुक खुद से रुक जाएगी। ऐसा नहीं होता कि हमने धक्का मारा और बुक चलती जा रही है, जब तक कि कोई इंक्लाइंड सरफेस ना हो। अगर हम सीधी टेबल की बात करते हैं तो बुक रुक जाएगी। तो ये तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये समझ रहे हैं ऐसा फोर्स है जो ये सब चीज़ें कर रहा है। अब हम देखते हैं, जब हम बॉल के एग्जाम्पल से समझते हैं, जब बॉल को हमने धक्का दिया, हल्का सा पुश दिया तो बॉल चली, फिर क्या होगा जब हमने वो सोर्स हटा लिया धक्का मारने वाला, तो बॉल और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये हमारा ग्राउंड है और ये बॉल है तो इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा और धीरे धीरे करके, मान लीजिए बॉल जा रही है तेज़ी से, पहले उसकी धीरे धीरे करके स्पीड कम होगी और एक टाइम पर आके वो बॉल रुक जाएगी। फिर सेकंड केस में कि हम बनाना के ऊपर आके फिसल क्यों जाते हैं, होता ये है जब हमारे पैर और ज़मीन के बीच में एक छिलका आ जाता है तो वो फ्रिक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब वहाँ पर होल्ड जो है वो मजबूत नहीं है, बहुत ही आसानी से हमारा पैर उस पर फिसल जाता है। वहीं अगर छिलका नहीं होता तो हमारी जो स्लिपर्स होती हैं वो ज़मीन को अच्छे से मजबूती से पकड़ी हुई होती है, लेकिन स्लिपरी बनाना आने की वजह से, बनाना के छिलका आने की वजह से वो जो होल्ड है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारा पैर फिसल जाता है। फिर थर्ड आता है टेबल पर बुक रखी हुई है, हमने धक्का मारा, जब तक हम उसे धक्का मारते रहेंगे तब तक चलेगा और जैसे ही हम अपना हाथ हटा लेंगे वो रुक जाएगा, क्योंकि बुक और टेबल की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अब हमने इसको आंसर के रूप में, मैंने यहाँ इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में टैबलेट कर दिए हैं, फॉर्म कर दिए हैं, आप इनको याद रखिएगा, आपके लिए ईजी होगा। इन ऑल दीज सिचुएशंस ऑन एन अपोजिंग फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इन सारी ही सिचुएशन में एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है जिसको हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला है। अब ये एक इसका फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है, फ्रिक्शन किससे अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को, बिटवीन द सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपकी कोई टेबल है और उस पर बॉल है, आपकी टेबल भी आगे आगे चल रही है और आपकी बॉल भी आगे आगे चल रही है, तब क्या केस होगा, तब भी बॉल रुकेगी। और वो रुक क्यों रही है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है इस चलती हुई बॉल और इस चलती हुई मेज के बीच में लग रहा है। तो इसने क्या अपोज करा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन तब हम बात करते हैं जब दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, एक ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, एक कम स्पीड से चल रही है, एक मान लीजिए आगे चल रही है तो एक पीछे चल रही है, मतलब दोनों चीज़ें मोशन में होती हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का बेसिक कंसेप्ट, आप नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज द फ्रिक्शन सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस, डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द सरफेस। मतलब क्या हर सरफेस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेम ही लगता है। मान लीजिए एक बॉल जो रोल कर रही है वो ग्लास की टेबल पर कर रही है और वही दूसरी वाली जो है वो वुड की टेबल पर कर रही है,
क्या दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा बॉल पर या फिर अलग अलग लगेगा? अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक आप इमेजिन करिए, एक बॉक्स है एक जो कि ग्राउंड पे रखा है, ठीक है, और वहीं एक दूसरा बॉक्स है जो एक ट्रॉली में रखा है। मतलब एक बॉक्स आपने डायरेक्ट ग्राउंड पे रखा है, वहीं दूसरा बॉक्स जो है वो एक ट्रॉली में रखा है, और ट्रॉली को हमें पता है कि उसके नीचे होते हैं पहिए, और जो ट्रॉली है वो ग्राउंड पे रखी है। अब क्या होगा, जब आप बॉक्स को डायरेक्टली धक्का मार रहे हैं ज़मीन पर, तो उसमें जो है फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं जब आप ट्रॉली के अंदर बॉक्स को रखकर उसको धक्का मारेंगे तो ट्रॉली बहुत ईजिली मूव कर जाएगी और आपके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस बॉक्स को मूव करने के लिए जो ट्रॉली में है। तो इससे हमें समझ में आता है कि सरफेसेस पर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, कि सरफेस स्मूथ है तो कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और सरफेस अगर रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। उससे पहले आप इस एग्जाम्पल को समझिए। मान लीजिए आप फ्रिक्शन फोर्स नाप रहे हैं और अलग अलग केसेस आपने लिए हैं, एक बार रफ सरफेस ली, एक बार स्मूथ सरफेस ली है, लाइक दिस। पहला हमने जो केस बनाया वो है ब्रिक ली आपने, एक ईंट ली और एक स्प्रिंग बैलेंस लिया। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है हम इसके बारे में भी लिखेंगे, लेकिन आप ये समझिए स्प्रिंग बैलेंस जो है वो ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है और यहाँ पर हुक होता है और यहाँ पर हमारा कोई भी वेट होता है जो हमें नापना होता है, और जब हम इसको नापते हैं तो हमारी रीडिंग इस स्केल में आ जाती है। ये जो स्केल ये होता है ना, ये स्केल होता है, तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ जाती है। तो हमने क्या करा, ब्रिक ली, ईंट ली और स्प्रिंग बैलेंस लिया और हमने फिर ईंट को खींचा, तब हमने स्प्रिंग बैलेंस की मदद से फोर्स फ्रिक्शन फोर्स मेजर करा। फिर सेकंड केस हमने लिया, उस ईंट को पॉलीथिन बैग में रैप कर दिया और फिर स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमने फ्रिक्शन फोर्स मेजर करा। थर्ड केस लिया हमने ब्रिक को, अगेन जूट, इस बार जूट बैग में कवर करके स्प्रिंग बैलेंस से फोर्स मेजर करा। तो हमने क्या करा, तीनों ही केसेस अलग अलग बना, तीनों में ही सेम स्प्रिंग बैलेंस से फ्रिक्शन फोर्स को मेजर करा। तो हम उसका रिजल्ट ये पाएंगे कि जो पॉलीथिन बैग में हमने जिस ब्रिक को लपेटा है उस पर फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम लगेगा, और वहीं जो जूट बैग में जो लपेटा है उसमें सबसे ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉलीथिन जो होती है वो स्मूथ होती है और वो फ्रिक्शन फोर्स को सरफेस और ब्रिक के बीच में कम कर देती है। वहीं जो जूट बैग होता है वो रफ होता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जो सरफेस को रफ बनाते हैं। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जहाँ पर हमने ब्रिक को कहीं पर भी नहीं करा था तो वहाँ पर नॉर्मल फ्रिक्शन लगेगा, इन दोनों केसेस के बीच का। अब एक और चीज़, मान लीजिए आपके पास एक पेंसिल सेल है, जो सेल होते हैं घड़ियों में डलते हैं, वो आपने एक ऐसे करके इंक्लाइंड बना लिया। मान लीजिए आपने कोई बुक रख दी टेबल पर और ऐसे फिसलन टाइप बना ली। अब आपने उस पर पेंसिल सेल रखा और उसको छोड़ दिया। वो उस पेंसिल सेल छोड़ने पर जाता है मान लीजिए इतनी डिस्टेंस पे। अब आपने क्या करा, आपने अपनी टेबल पर एक कपड़ा बिछा दिया और अब उस पेंसिल सेल को छोड़ा। अब क्या देखेंगे आप कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करी पेंसिल सेल ने वो कम करी। फर्स्ट केस में जब सरफेस पर कुछ भी नहीं था, स्मूथ सरफेस थी, तो ज़्यादा डिस्टेंस थी। सेकंड केस में जब कपड़ा लगा दिया गया सरफेस के ऊपर तो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल जो हुई वो कम हो गई। तो इससे ये चीज़ पता चली, जब नो क्लॉथ मोर डिस्टेंस, जब क्लॉथ था तो लेस डिस्टेंस, मतलब इस क्लॉथ ने आकर के फ्रिक्शन को इंक्रीज करा। तो जितनी भी सरफेसेस होती हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स लगा सकती हैं। मान लीजिए ये जो है वो इस पेंसिल सेल के लिए स्मूथ हो, लेकिन किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यही चीज़ रफ भी हो सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। अब हम इसको थ्योरी में लिख लेते हैं ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें याद करना ईजी हो जाए। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्प्रिंग बैलेंस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस? स्प्रिंग बैलेंस क्या है हमने अभी डायग्राम के थ्रू समझ लिया था, अब हम इसको लिख लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड स्प्रिंग। इसमें क्या क्या होगा, एक कॉइल्ड स्प्रिंग होगा विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, और जब उस स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा तो वो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। द रीडिंग ऑन स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और उस स्केल पे जो रीडिंग आएगी वो हमें फोर्स बताएगी। मान लीजिए 10 रीडिंग आ रही है तो इससे हमें पता चलेगा कि जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, याद रखिएगा।
फिर अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो अभी हमने डायग्राम के थ्रू अपने एग्जाम्पल समझे थे, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन फॉर्मुलेट करे हैं, फिर इसके आंसर्स भी हम लिखेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस को एज इट इज नोट कर लीजिएगा और फिर इसके बाद आंसर्स पर आएंगे हम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। जब हमने देखा कि कपड़ा बिछाने पर बिना कपड़े के वो पेंसिल सेल अलग अलग डिस्टेंस क्यों ट्रेवल कर रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑन विच द सेल मूव्स। क्या जिस सरफेस पर सेल मूव कर रहा है उस सरफेस के नेचर पर फ्रिक्शन फोर्स या फिर डिस्टेंस डिपेंड कर रही है। कुड द स्मूथनेस ऑफ द सेल सरफेस ऑल्सो अफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। क्या जो सेल सरफेस की स्मूथ है या फिर वो रफ है, क्या उससे भी उसके द्वारा ट्रेवल करी हुई डिस्टेंस में कोई फर्क पड़ रहा है। और इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर मैं दे चुकी हूँ, आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिए। अब हम इसको नोट भी कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चंस को आंसर समझ लेते हैं। आंसर टू ऑल द अबव क्वेश्चन, जो हमने अभी 3 क्वेश्चंस लिखे थे उनके आंसर्स हमने स्टेप में बनाकर लिखे हैं। 5 to 6 स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को याद रखिएगा और हो सके तो अपने वर्ड्स में अगर एग्जाम में आप लिख के आते हैं तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपकी कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। फर्स्ट, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द 2 सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। मतलब जो भी 2 सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में है उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं, मतलब जो सरफेसेस स्मूथ हैं या फिर रफ हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, उन पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। इवन दो सर्फेसेस विच अपेयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। वो सरफेसेस जो हमें देखने में तो बिल्कुल स्मूथ लग रही हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसमें कितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है। मान लीजिए आप एक बॉल को देख रहे हैं, आपको बॉल बिल्कुल गोल दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मदद से देखेंगे जो उसकी सरफेस को थोड़ा जूम कर सके, तो आप पाएंगे कि इस पर बहुत ढेर सारी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। और जो हमें ये परफेक्ट सर्कल दिखता है ना, ये परफेक्ट सर्कल नहीं होकर जिगजैग सर्कल्ड होता है। तो जो हमें वुड की टेबल स्मूथ दिख रही है वो ऐसी नहीं हो करके ट्रूली ऐसी होती है। जिगजैग जिगजैग पैटर्न होता है, वो स्मूथ नहीं होती है, जिगजैग होता है, जो हम ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन इन इरेगुलरिटीज की वजह से ही फ्रिक्शन जो है वो आता है। फिर सेकेंड इज दोज इरेगुलरिटीज लॉक इनटू वन अनदर एंड वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। मान लीजिए आपने एक सरफेस के ऊपर बॉल रखी, अब आप सोच रहे हैं हमने इस बॉल को धक्का मारा तो ये थोड़े समय में जाके रुक क्यों रही है। अब हमें पता चल गया कि इसकी असली सरफेस कैसी है, रफ। वुड जो टेबल है हमारी, वुड ग्लास जो भी हो जाए, उसकी सरफेस भी रफ होती है। तो हम पाएंगे कि रफ सरफेस के, मान लीजिए ये हमारी टेबल की सरफेस है और यही हमारी ये जो है ये वॉल की सरफेस है। अब ये थोड़े थोड़े गोल शेप है और लेकिन इरेगुलरिटीज पर अभी भी प्रेजेंट है। अब होता क्या है, जैसे जैसे बॉल आगे जाती है ये इरेगुलरिटीज आपस में लॉक होती जाती हैं। इसको हम थोड़ा और बड़ा करके देखें तो ये अगर मान लीजिए सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं, तो ये जो बॉल की हैं वो इन पॉकेट्स में अटकती चलेंगी। अब हमें इनको बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है, जिसकी वजह से बॉल मूव करती है। लेकिन अगर हमने वो फोर्स हटा लिया तो ये दोनों सरफेस की इंटरलॉकिंग हो जाएगी और बॉल एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट, ऑन रफ सरफेसेस लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज आर प्रेजेंट। रफ सरफेस जितनी ज़्यादा रफ होगी, मान लीजिए ग्लास की टेबल है और एक वुड की टेबल है, तो आप ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि जो वुड की टेबल है वो ज़्यादा इरेगुलरिटीज लिए हुए है, वो रफ है। तो उन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ग्लास टेबल एंड वुड टेबल को, तो हम पाएंगे कि जो वुड टेबल है उसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज है। देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस इन्वॉल्व है, जो हमें दिख भी रही है, वो अगर वो इन्वॉल्व है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये होगा 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द 2 सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्ड। मतलब 2 सर्फेसेज है, हम उसको जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके फ्लोर पर पानी पड़ा हुआ है और आप उस पर चल रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल हल्के हल्के कदमों से चलते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आप स्लिप कर जाएं। वहीं लेकिन आपको सतर्क करा जाए वाले कहते हैं कि पैर जो है जमा करके रखना। तो उनका मतलब ये होता है कि आपकी जो स्लिपर है वो हार्डली प्रेस करिएगा ज़मीन पर, ताकि आपके चांसेस जो फिसलने के हैं वो कम हो जाए। तो ये एक बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है। तो होता क्या है, मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है और ये आपकी स्लिपर है।
अब क्या होगा, हमें पता है कि इनके बीच में इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। ये ज़मीन की इरेगुलरिटीज़ हो गई और ये आपकी स्लिपर की। अब जब आप नॉर्मल केस में चल रहे हैं तो यहाँ पर एक गैप है उन दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ के बीच में, लेकिन वहीं जब आपने इसको हार्ड प्रेस करा तो आप क्या पाएंगे, ये जो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ हैं उसमें आपकी स्लिपर की इरेगुलरिटीज़ बहुत अच्छे से फिट हो गई। अब क्या होगा, इसकी और इसको अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी चीज़ जो है वो ईजिली आगे बढ़ सकती है, ये वाली या ये वाली? आप कहेंगे ये। तो ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पर मतलब फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ईजिली हमारी स्लिपर आगे बढ़ सकती है। वहीं लेकिन हमने जब हार्ड प्रेस करी अपनी स्लिपर को तो हमारी जो इंटरलॉकिंग थी वो और ज़्यादा टाइट हो गई और हमारी स्लिपर आगे नहीं बढ़ पाएगी खुद से। फिफ्थ पॉइंट, on smooth surfaces, a small number of irregularities are present. Therefore, force of friction is small if smooth surface is involved. मतलब जब स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए कोई सरफेस है और इसको हमने बोल दिया है कि ये स्मूथ है, मतलब इसमें इरेगुलरिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम होंगी। और जब इरेगुलरिटीज़ कम होंगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो ये सरफेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा वो भी कम होगा। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 पॉइंट्स उन क्वेश्चन से रिलेटेड। अब इनको याद रखिएगा और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बता रही हूँ इनसे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। कंसेप्ट्स बहुत इजी होते हैं लेकिन हम उसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते और वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।